सलीम साफी साहब, आप कहिएगा, क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल खड़ी हो सकती है कि शुरू से ही मैलिफाइड इंटेंट, या फिर जब उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया था तो उसके बाद ये जवाब बनता है इलेक्शन कमीशन का इस मामले के अंदर कि उनको रिस्पॉन्स नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अलीना, जितने ये जो चंद एमएनएज है या उससे उनसे रिलेटेड इश्यूज है, मेरे ख्याल में इस पे इतनी बहस सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई जितनी कि रिपोर्ट कार्ड में हुई। तो मेरे पास तो जितने अल्फाज थे वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मेरा वक्त रीमा को दे दीजिए, वो कानून को समझती भी है, वो सही वजाहत कर लेंगी। अच्छा रीमा, आप क्या समझती हैं, कितना वजन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ात अपने उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर उसमें, और क्या तौहीन अदालत लग सकती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर? जी शुक्रिया अलीना। साफी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत बात हो चुकी है इस केस पे, इस शो पे और ओवरऑल टीवी पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ ना कुछ मजीद आता चला जाता है। अब ये कल उन्होंने जो कानून पास किया, आज रिव्यू हो गई, तो समझ नहीं आता कि मैं भी चाहती हूँ कि बस कर दें, इस पे कोई हतमी नतीजा पे पहुंचने दें, आगे बढ़ें, लेकिन लगता है हुकूमत ये नहीं चाहती और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि मैं भी कानून की जब बात करूंगी, मैं ये समझती हूँ कि इस पूरे मामले का कानून से उतना ही ताल्लुक है जितना इस हुकूमत का जमहूरियत से है, या जो ये कानून साजी कर रहे हैं उसका पार्लियामेंट की सॉवरेंटी या सैंक्टिटी से है। तो खुद भी महसूस होता है कि लोग भी देखेंगे कि कानून का क्या, आइन का क्या, वो तो इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता इस सिचुएशन में। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कानूनी जो नुक्ते हैं उनकी वजाहत कर दूँ। मैं पढ़ रही थी, एक जस्टिस काजी फायज ईसा का ही फैसला है, ऑडियंसेस के लिए उसको डायरेक्टली पढ़ के बता देती हूँ। The mere filing of a review petition does not operate as a stay. The petitioners continue to be in open defiance of court orders. अगर आपने रिव्यू पिटिशन फाइल भी कर दी, इसका मतलब ये नहीं है जिस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन है वो स्टे हो गया। ना ही ये आपका जवाब बन सकता है आपके लिए कि अगर आपके लिए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स या कुछ शुरू हो, आप कहें नहीं हमने तो रिव्यू फाइल किया है तो हम पे तो फैसला अप्लाई नहीं करता। ये क्लियर है और ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला है, पहली बात ये। दूसरी, मुझे बहुत हंसी आती है कि अब हम इतना शोर देख रहे हैं कि डिटेल फैसला कहाँ है, आया ही नहीं, और पहले ही अमल दरामद जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना पड़ रहा है। कितनी गलत बात है। लेकिन मैं याद कर रही थी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो स्पीकर का की रूलिंग थी उसके खिलाफ फैसला आया, आपको याद है वो कब आया? अप्रैल में आया। उसकी अमल दरामद अगले दिन करनी थी और उसकी डिटेल रीजनिंग कब आई? 2 महीने बाद आई। अब हमने नून लीग की तरफ से या उन लोगों की तरफ से जो अब ये शोर मचा रहे हैं कि डिटेल रीजनिंग कहाँ है, हम कैसे अमल दरामद कर सकते हैं रीजंस देखे बगैर, तब मैंने उनसे ये शोर नहीं सुना। और आपको मालूम है रिव्यू पिटिशन कब सुनी गई उस केस की? इस साल सुनी गई, जनवरी में। कितनी देर बाद? 1.5 साल बाद। तो खुद सोचिए, उस केस में ना डिटेल फैसला आया था, रिव्यू पिटिशन जो है वो फाइल हो गई थी तब जब सब जो इकदामात थे वो ओवरटर्न हो चुके थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास हो गया, नई हुकूमत हो गई, कायम हो गई, फिर रिव्यू पिटिशन का फैसला आया। दूसरी एक और मिसाल दे लीजिए, सिंबल जजमेंट का जो फैसला था ये 13 जनवरी को आया। वो आखिरी दिन था जब कैंडिडेट्स को सिंबल्स एलोकेट होने थे। फैसला आया, शॉर्ट ऑर्डर आया। डिटेल फैसला उसका कई दिन बाद आया, महीने के आखिर में जाके। तब तक जो मामला था वो खत्म हो चुका था। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और उनको पीटीआई का बल्ले का निशान नहीं मिला और उसका रिव्यू अभी तक सुना नहीं गया। तो अब जब हम बात करते हैं कि कोई भी इदारा कैसे फैसले पे अमल दरामद कर सकता है जब तक रिव्यू नहीं सुना जाएगा, जब तक डिटेल फैसला नहीं आएगा, हम देख चुके हैं माजी में वो फैसले जो हुकूमत के हक में गए हैं उन्होंने ये बात कभी भी नहीं की। ठीक है, तो ये हमें दोहरा मेयार नजर आता है, ना ही हमारी इस तरह की उन्हीं लोगों ने जो अब शोर मचा रहे हैं वो पहले खुशियां भी बनाते थे जब इसी तरह के फैसले शॉर्ट ऑर्डर से आते थे और तब हम ये एतराज नहीं सुनते थे। तो अलीना, कानूनी तौर पे सिचुएशन क्लियर है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को जो लिखा वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत था, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। ये बेहतर जवाब है इलेक्शन कमीशन के पास, इवन दो उन्होंने जो
जो सुप्रीम कोर्ट के पास सवालात रखे हैं, मेरी नजर में वो ठोस सवालात नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखे, उनको जवाब मिलना चाहिए था। रिव्यू उनका हक है, लेकिन रिव्यू फाइल करने से आपको स्टे नहीं मिल जाता। आप उतने ही पाबंद हैं डायरेक्शंस फॉलो करने के लिए जितना अगर आपने रिव्यू ना फाइल किया हो तब आप हो। क्योंकि ये याद रखें, रिव्यू इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। रिव्यू की बहुत सी कंडीशंस होती हैं, उसी बेंच ने सुनना होता है, उसी एडवोकेट ने जिसने पहले प्लीड किया, एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने ही दलाइल देने होते हैं। एरर ब्लेटेंट ऑन द फेस ऑफ द केस वो होना है, तो ये रिव्यू बहुत मुख्तलिफ मामला है, हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है। इसलिए अब हम देखते हैं रिव्यू के ग्राउंड्स है, उस पर मैं कमेंट बहुत बार कर चुकी हूँ, वो अदालत बेहतर जानती है, हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं एक। लेकिन अभी भी मैं इंतजार कर रही हूँ डिटेल रीजनिंग का, उसके बाद हम बेहतर बता सकेंगे कि रिव्यू में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, इस केस में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्शन कमीशन का कहना कि जो 41 अरकान हैं जिनने एफिलिएशन चेंज की, किसकी अथॉरिटी को माना जाए? ऑन द फेस ऑफ इट तो ये जायज लगता है। किसकी अथॉरिटी को माना जाए? हाँ, मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले के ऊपर नहीं, अथॉरिटी को मतलब कि कौन सर्टिफिकेट देगा पीटीआई? कौन सर्टिफिकेट देगा पीटीआई का? जी लीना, ये एक डिस्प्यूट अभी चल रहा है पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के बीच, क्योंकि पीटीआई कह रही है हमारी पार्टी का ढांचा उसी तरह मौजूद है, इलेक्शन कमीशन कह रही है इस पे सवाल है कि आपकी पार्टी का ढांचा अभी वैसा है कि नहीं, जब तक आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जब तक ये डिस्प्यूट चल रहा है, हमारी एक मानी हुई डॉक्ट्रिन है, डी फैक्टो डॉक्ट्रिन, कि जो डी फैक्टो तौर पे पीटीआई के चेयरपर्सन या हेड या सेक्रेटरी जनरल, जो भी उनका सिस्टम है, वो ही फैसला कर सकता है उन्होंने किसको सर्टिफिकेट देना है। ये बहुत बुनियादी एक बात है। ईसीपी पीटीआई के साथ अभी भी कॉरेस्पॉन्डेंस में है, किसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में है, किसकी नोटिफिकेशंस किसके नाम पे आती हैं। ये डी फैक्टो डॉक्ट्रिन बहुत एक आसान हल है, जवाब है इस सवाल का। अच्छा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल, जरूर हम कॉन्स्टिट्यूशनल उसके ऊपर बात कर सकते हैं, इख्तियार के ऊपर, लेकिन फिर हम कई दफा ये बात कर चुके हैं, बहुत ज्यादा बहस फिर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन शहजाद कुछ सवाल करना चाहते हैं? मैं ऐड ये करना चाह रहा था, क्योंकि ये भी रीमा ने भी जिक्र किया सिंबल जजमेंट का। मेरे ख्याल से 25 जनवरी को उसका डिटेल्ड वर्डिक्ट भी आ गया था, यानी कि इलेक्शन से तकरीबन 10-12 दिन पहले। उस वक्त भी अगर रिव्यू सुन लिया जाता तो शायद इस बात की भी वजाहत हो जाती, जो चीफ जस्टिस साहब ने अब इस हियरिंग में की थी, कि हम पीटीआई को बतौर जमात कोई बैन नहीं कर रहे, ना सिंबल लेने का मतलब ये है कि हम उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। तो शायद जब ये रिव्यू में जाते सारे मामला, और रिव्यू अगर इलेक्शन से पहले हो जाता तो ये वजाहत हो जाती, लेकिन वो रिव्यू आज तक नहीं हुआ है। अब ये बात जो इम्प्लीमेंटेशन की है ना, जब पिछले साल 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था, इसी हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने, उस वक्त भी उस मामले को, ये बड़ा सिंपल मैटर है, उलझाया कैसे था कि ये जजमेंट 3-2 की है या ये जजमेंट 4-3 की है, क्योंकि 2 जजेस जो कि रिक्यूज कर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया था, उसको भी वो फाइनल जजमेंट के तौर पे देख रहे थे कि नहीं, ये 2 जजेस की जो राय है ये फैसले में शामिल होगी, जबकि वो रिक्यूज करके अपना एक ओपिनियन देके बेंच से अलग हो गए थे। लेकिन उसको मिक्स अप किया गया कि नहीं, 3-2 नहीं है, ये 4-3 की जजमेंट है, जो कि फेवर में जाती है कि इलेक्शन इस वक्त नहीं हो सकते। और फिर पार्लियामेंट ने सारा उसको ताखीर किया कि नहीं, हमारे पास ना बजट है, ना हमारे पास जो है सिक्योरिटी है कि हम इलेक्शन करवा सके। तो ये मामला आज कहीं उस वक्त से चल रहा है। तो सवाल मेरे जहन में एक सियासी आता है, तो ये है कि आपने एक कोशिश की कि इस गैर मामूली हालात में आप एक एडवांटेज हासिल कर लें कि ये सीट्स अगर एसआईसी को या पीटीआई को नहीं मिल रही है तो हम ये सीटें हासिल कर लें, जबकि आईनी और कानूनी तौर पर ये सीट्स आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आप उतनी असेंबली में सीटें जीते नहीं। लेकिन आपने एक अटेम्प्ट की, अगर वो कामयाब हो जाती, वेल एंड गुड। अब जो वो नाकाम हो गई है तो आप आगे बढ़े। आप मतलब पूरी सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा एक पंगा क्यों ले रहे हैं, जिसमें आप कभी कानून को लाकर, कभी उनको मलाइन करके, कभी ये तासुर देके कि ये सिर्फ जो है एक कोई चीफ जस्टिस साहब जो है अपने खुद आने के चक्कर में एक्सटेंशन रोकने के लिए कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? इससे हासिल क्या करेंगे? और फिर 2 जजेस की जजमेंट को बार बार, जो माइनॉरिटी जजमेंट है उसकी बार बार आके कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी टीवी पे बात कर रहे हैं। मतलब वो 2 जजेस की राय मैटर करती है, बाकी 11 जजेस की नहीं करती, 8 जजेस की नहीं करती। तो मुझे तो ये जो प्लान नजर आ रहा है सियासी, इसका मकसद ही नहीं समझ आता कि इस कन्फ्रंटेशन की हासिल क्या होगा।